जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अगस्त के महीने में पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने चार्ज संभाला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जाहिर है मशावरत से केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम आता है, लेकिन मशावरत के अमल में कहा यह गया कि उनका नाम जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे यानी कि राजा रियाज साहब, उनकी जानिब से दिया गया। 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे थे राजा रियाज साहब, वो आज उन्हीं शहबाज शरीफ साहब की जमात का हिस्सा है और इस बात का इंदिया उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर उस वक्त भी दिया था कि वो शायद अगले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट से इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। इस चीज को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी उस वक्त भी हुई थी, आज भी उस पर बात हो रही है। मुतादिद मकामात पर राजा साहब उस सारे मामले के ऊपर बात कर चुके हैं। हम मजीद कुछ इशूज हैं जिन पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली ही जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनसे हमारी कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर किसी की भी उनसे बात हो तो उनसे मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा कि मेरा नाम उनको किसने दिया। तो आज थोड़ा सा इस नशिस्त में इस पर भी बात करेंगे। राजा साहब की PMLN की के अंदर शमूलियत, क्या जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद लीडरान हैं, जो और अरकान हैं PMLN के, क्या उनके अंदर कोई इस चीज को लेकर नाराजगी पाई जाती है? जो हल्का है फैसलाबाद जहां से राजा साहब जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, वहां पर क्या टिकट की तकसीम के ऊपर भी किसी किस्म की कोई नाराजगी इन प्लेस तो नहीं है? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद राना अफजल साहब की जो मरहूम है उनके बेटे जो है वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट थे। थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। दीगर ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है, उनके इस्तकबाल का मामला है, उनके हवाले से जो लीगल इस वक्त कुछ मामला आते हैं उनके भी कुछ मामला आते हैं, उन पर भी बात करेंगे। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो राजा काकड़ साहब से जो मैंने अभी इब्तदाई में कहा कि ये सवाल पूछा गया कि राजा रियाज साहब से तो आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई वर्किंग रिलेशनशिप, आप लोगों ने कभी इकट्ठे काम नहीं किया, तो किस तरीके से उन्हें ख्याल आया कि वो आपका नाम दें, जिस पर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अगर किसी का राब्ता हो या बात हो तो जरूर पूछिएगा कि मेरा नाम उन्होंने क्यों दिया? क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जहां तक आपका सवाल का तल्लक है तो मैं जब अपोजिशन लीडर था तो वो मेरे चैम्बर में भी आते रहे और उसके अलावा सरफराज बुख्ती साहब मेरे काफी पुराने दोस्त हैं, मेरे तल्लक वाले हैं। उनके साथ मेरी इस इशू पे बात हुई और मैंने कहा कि आपका नाम दूं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मेरी बजाय अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम दें और फिर उनके कहने पे, उनके मशवरे के साथ, क्योंकि एक मेरे ज़हन में था कि छोटे सूबे से आदमी देना है, तो फिर उन्हीं के मशवरे के साथ उनके काफी यानी ये जो भी डिलिब्रेशन थी या मशवरा था वो आपने नाम और दिए थे, वो आपने पर्सनल लेवल के ऊपर किया, क्योंकि एक इंप्रेशन हमेशा ये दिया जाता रहा कि शायद आपको ये नाम कहीं से आया था और आपने आगे फ्लोट कर दिया। अब मीडिया कह जाए आया था, आसमान से आया था या जमीन से आया था, इसका तो मेरे से नहीं तल्लक है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जिस तरह ये नाम सामने आया, छोटा सूबा था और सरफराज बुख्ती साहब अभी भी जिंदा हैं, वो गवाह हैं। उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई, जो डिस्कशन हुई मैंने आपको बताई है और उसके बाद मैंने उनका नाम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राज साहब, थोड़ा सा कहिएगा, आपने नून लीग में शमूलियत तो इख्तियार कर ली, बतौर अपोजिशन लीडर भी आपने इस चीज़ को हिंट किया जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि 16 महीने की जो सारी हुकूमत थी, जो सारा मामला था, आपकी उस एक स्टेटमेंट से और उसके फौरन बाद PMLN में आ जाने से वो वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो गया है कि अपोजिशन लीडर और जो उस वक्त लीडर ऑफ द हाउस थे वो दोनों इस हद तक सेम पेज पर थे कि अपोजिशन लीडर तो उनकी पार्टी में चले गए। देखिए जी, मैं जब तक अपोजिशन लीडर रहा हूं मैंने नून लीग ज्वाइन नहीं की। मैंने ये पहले भी कहा था, बाद में भी कहा है कि जब मैं इस सीट से आजाद हो जाऊंगा, इससे रिटायर हो जाऊंगा, फिर मेरे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और जब मैं रिटायर हुआ हूं, रिटायर होने के बाद मैंने फैसला किया, अपने हल्के के दोस्तों से मशवरा किया और उसके बाद मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात करके नून लीग ज्वाइन की है। मैंने इस चीज का पहले भी कर दिया था जब अभी मैं बतौर ऑपोजिशन लीडर तो आप कोई और जमात जाहिर है ज्वाइन कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आपको जो पहली फुर्सत मिली आपने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए, आप नून लीग चले गए। तो फिर कैसे कहा जाए कि जितना भी मामला या जो भी वर्किंग ऑफ द हाउस है जिसमें ऑपोजिशन लीडर का एक रोल होता है, वो रोल आपका इम्पार्शल था, एज एन ऑपोजिशन लीडर ही था, आप कहीं से टिल्टेड नहीं थे नून लीग के फेवर में या प्राइम मिनिस्टर के फेवर में? आप बेशक ये कह लें, मुझे कोई अर्ज नहीं पड़ता। मैंने 16 महीने पूरी ईमानदारी से जो मेरे फर्ज था उसको अदा किया। जहां पे कोई हुकूमत की मेरी तकरीरें उठा के देख लें,
जहाँ पे गलत हुआ है मैंने उस पर तनकीद की है, और जहाँ पे सही हुआ है मैंने तारीफ भी की है। ये भी मैं मानता हूँ कि जहाँ सही हुआ है मैंने तारीफ भी की है, और जहाँ गलत हुआ उस पर शदीद तनकीद भी की है। जो मेरा रोल था या जो अपोजिशन का रोल था वो मैंने अदा किया। उसके बाद मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद जाहिर है मैंने तरीके इंसाफ में तो रहना नहीं था, मैं पहले ही ऐलान कर चुका था। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थी और मैंने वो ऑप्शन इस्तेमाल की और मैंने नून लीग शामिल कर ली। अब इसको कोई उल्टा रंग दे ले, कोई उल्टी बात बना ले, तो मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं। सर नहीं, ऑब्वियसली मैं रंग नहीं दे रही, सवाल कर रही हूँ खाली कि आपने एक ऐसी जमात के टिकट से इलेक्ट हुए जिस जमात का आप कह रहे हैं कि मैंने तो फैसला कर लिया था, मैंने उसमें रहना ही नहीं है, और उसी सीट के ऊपर आप ऑपोजिशन लीडर भी थे, तो सर सवालात तो बनते हैं ना। लेकिन बात को आगे बढ़ा लेते हैं। मुझे ये बताइए कि नून लीग की शमूलियत तो आपने इख्तियार कर लिया, आपको पता है कि फैसलाबाद में नून लीग के अपने बड़े कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स हैं। नून लीग के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं जो फैसलाबाद में ऑपरेट करते हैं। फिर जहां से आप हल्के के उम्मीदवार, उसके टिकट के उम्मीदवार हैं, अगर ये पुराना ही हल्का है तो ये राना अफजल मरहूम साहब वाला जो है वो हल्का है। ये जो डायनामिक्स हैं इसके अंदर आप कैसे फिट इन होंगे? फैसलाबाद के अंदर टिकट आपको मिल जाएगा, और अगर मिलेगा भी तो आपको नहीं लगता कि बहुत सी नाराजगियां मोल लेनी पड़ेंगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मेरे सबसे बहुत अच्छे तल्लुक हैं, सब मेरे भाइयों की तरह हैं। बहुत से लोग पहले मेरे साथ पीपल्स पार्टी में काम भी कर चुके हैं। कोई ऐसा आपने देखा है कि मेरे ज्वाइन करने पे किसी किस्म का कोई एक बयान भी मेरे खिलाफ नहीं आया, और मेरे सब के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। टिकट की जहां तक बात है तो उसका बोर्ड बनेगा, मैं बोर्ड में अप्लाई करूंगा। इसी तरह और भी अगर कोई चाहेगा तो वो अप्लाई करेगा, और पार्टी जिसके हक में फैसला करेगी इंशाल्लाह उसका हम इलेक्शन लड़ेंगे। और कोई यहाँ पे हमारा तजाद नहीं है, कोई किसी किस्म का हमारा झगड़ा नहीं है। हाँ। सब मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरे भाई हैं। सर खबरें तो हैं कि राना एहसान अफजल साहब को कुछ खास जो है वो मुतमिन नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि अगर नून लीग की तरफ से टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या हिकमत अमली होगी, फिर क्या करेंगे? आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी लड़ सकते हैं। बड़ा वाज़ेह मैं आपको जरिए सारे पाकिस्तान को और अपने हल्के के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राना अफजल साहब के बेटे राना एहसान अफजल मेरे छोटे भाई हैं, मेरे लिए इंतहाई इज्जत की जगह है। और जिसको भी टिकट मिलेगा, मैं उनका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिसको भी टिकट मिलेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो आप अभी बातें कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है, आपने कहा कि बोर्ड है, टिकट अप्लाई करूंगा फिर देखेंगे, लग रहा है कि आपको मुकम्मल यकीन दहानी है कि आपको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि आपने मेरे सवाल के अगले हिस्से का जवाब नहीं दिया। जी, टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया है, करना है, जब बोर्ड बनेगा जरूर अप्लाई करूंगा। बाकी जो मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है उसको मेरा ख्याल है माशाल्लाह काफी ज़हीन है, आपको अंदाजा हो गया होगा, और वहां पे टिकट के मामले में किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर मेरा सवाल तो स्टैंड करता है ना सर कि अगर बोर्ड में अप्लाई करने के बाद आपको टिकट ना मिला तो क्या करेंगे? आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी लड़ सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि जिसको टिकट मिलेगा उसको सपोर्ट करूंगा, उसका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ के लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप इन एनी केस इस वक्त नून लीग के साथ है। अच्छा चले ये कह दीजिए कि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां, आपके एंड से तैयारियां जो है वो कैसी जा रही है? कितने कोई लाख लोग आपने सर आप समझते हैं आप लेके जा सकेंगे इस्तकबाल के लिए? देखिए जी, हमारा फैसलाबाद शहर जो है इसकी काफी बड़ी आबादी है। यहाँ पे 4 MNA के हल्के हैं और 8 MPA के हल्के हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सिर्फ शहर से, फैसलाबाद शहर से कोई 50,000 के करीब लोग इंशाल्लाह हमने इस वक्त उस पे होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, उनकी कन्वेंस का बंदोबस्त कर लिया है, उनसे राब्ते कर लिए हैं, उनके मोबाइल ले लिए हैं, और इंशाल्लाह 50,000 के करीब लोग हम इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर के मीनार पाकिस्तान में लेके जाएंगे। सर आप तो बहुत सारे लोग जमा कर रहे हैं, शायद और भी नंबर में इजाफा हो जाए, लोग तो वहां जमा हो जाएंगे। नवाज साहब खुद ही ना पहुंच सके मीनार पाकिस्तान, तब क्या होगा? अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया तो उस सूरत हाल में पार्टी ने क्या हिकमत अमली सोची है? नहीं, हमारे जो वकील हैं उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कल या परसों वो जरूर बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेल मिल जाएगी हमें 2-4 दिन की बाद के लिए। उसके बाद वो बेल वाले दिन जब तारीख आएगी तो वो अदालत में जाएंगे, और वहां पे जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा।
हमने कोई पुलिस पे पत्थर नहीं मारने, पेट्रोल वाले बम नहीं मारने। हमने पुरअमन तरीके से रह के जो कानून फैसला करेगा उस पर अमल करना है। यानी कि अगर अरेस्ट भी कर लिया गया तो आप लोग ने उसके ऊपर अमल ही करना है, ये आप लोगों ने सोचा हुआ है। लेकिन क्योंकि आप बेल की बात कर रहे हैं, सजा याफ्ता शख्स को बेल मिलने का प्रेसिडेंट नहीं है, मैंने ये सवाल इसलिए किया है। नहीं, मैं जब लंदन में था तो उधर नवाज शरीफ साहब के जो कानूनी मशीर थे, उस वक्त ये जिक्र हुआ था और उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया था कि हमें 3-4 दिन की जो बेल है इंशाल्लाह ताला वो मिल जाएगी। कल परसों अप्लाई होना है और पता लग जाएगा। पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, अपनी बेटी के साथ जेल गए थे इलेक्शन से पहले 18 में भी, तब भी उन्होंने फैसला किया हर सूरत उन्होंने आना है, जेल जाएं या मीनारे पाकिस्तान जाएं। वो 21 को पाकिस्तान जरूर आ रहे हैं और इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान में आएंगे। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो 21 को जरूर आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, लीगल टीम का होमवर्क पूरा है, वो सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन बहुत से लोग और खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस सारी सूरत हाल को बिल्कुल और तरह से रीड कर रही है। वो कहते हैं जी आप लोगों को गारंटियां मिल गई हैं, आप लोगों ने डील्स कर ली हैं। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जो रेड कार्पेट है ये कारकुनान नहीं बिछा रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, ये कोई और बिछा रहा है मियां साहब के लिए। रेड कारपेट हम तो कहीं बिछा ही नहीं रहे। आपको किसने कहा है कि हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं? चले तो उनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हाँ। और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इस्तकबाल। जी नहीं, आप तो कह रहे हैं भरपूर तरीके से इस्तकबाल होगा। खुर्शीद शाह साहब की मैं तो आपको बात कोट कर रही हूँ, वो कहते हैं जी डील करके, गारंटीज लेके, यकीन दहानियां करवा के नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ऐसे वापस नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि मियां साहब अब सुधर जाएं, डील्स करके सियासत करने की जो एक रविश है इसको छोड़ दें, तर्क कर दें। खुर्शीद शाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए एहतराम की जगह है, उनके बारे में मैं कुछ, मेरे लिए इज्जत की जगह है। लेकिन हर सियासतदान की अपनी सोच होती है, हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, मैं उस बारे में नहीं कहूंगा। हम तो कोई डील करके नहीं आ रहे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम के एतमाद पर आ रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ के आने का इतना पहला झटका जो लगा है, जो अवाम को रिलीफ मिला है, अवाम को सहूलत मिली है, वो 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, डॉलर नीचे आ रहा है। और जैसे मियां नवाज शरीफ आएगा, मुख्तलिफ मरलों में मुख्तलिफ वक्त पे, जब मुश्किल तरीन वक्त था मुल्क पे, पाकिस्तान पे, तो मियां नवाज शरीफ ने संभाला। और राजा साहब ये ज्यादती नहीं है वैसे, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, गरीब की मुश्किलात कम होगी। ये ज्यादती नहीं है वैसे कि डॉलर की जो वो कीमत है वो बढ़ती जाती है, पेट्रोल महंगा होता जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि इमरान खान ने एक मुआहिदा किया था 3 साल पहले IMF के साथ, ये उसकी वजह से हो रहा है। आज अगर किसी और वजह से, इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से, या जो पाकिस्तान के अंदर कुछ कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए गए उनकी वजह से ये सारा कुछ ठीक हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप कहते हैं नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है। जी ये नवाज शरीफ पहले भी मुश्किल, आप देखें 2013 में देखें कहां थी दहशतगर्दी, किस स्टेज पे पहुंची हुई थी, लोड शेडिंग 18 घंटे थी, महंगाई थी, लाकानूनियत थी, और हर तरफ दहशतगर्द छाए हुए थे। ये लोग कह रहे थे कि चंद दिनों तक इस्लामाबाद में भी दहशतगर्द कब्जा कर लेंगे। तो फिर 13 के बाद 16 में क्या ये सारी चीजें ठीक हो गई थी कि नहीं? मोटरवेज बनी कि नहीं बनी? नहीं सर, उस वक्त मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने ये जो बात आप कर रहे हैं उसका तो कोई बैकग्राउंड है ना। चले वो आए, आप कहते हैं वो आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी जमात आई, कारकर्दगी हुई, वो अभी जहाज पे बैठे नहीं है सर। कोई मईशत की भी कोई मंतक रहने दें कि आप कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं। इस तरह से नहीं होती मईशतें, ऐसे नहीं चलती सर। नहीं, मैशत जो है आदमी पे डिपेंड करता है। अगर तो उन्होंने पहले दुरुस्त ना की हो, हाँ, फिर तो आपकी बात में लॉजिक है। लेकिन अगर उन्होंने दो तीन दफा इन सारे मामलात पे काबू पाया हो, तो फिर तो यकीनन जो लोग सट्टाबाजी करते हैं, जो तेल या दूसरे काम करते हैं, बहुत महदूद है। मुझे ना आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना है, 2 चीजें आपसे ब्रीफली पूछनी है सर। पहले ये बहुत दिनों से मैं ये बात कहीं ना कहीं सुन रही हूँ कि कहा जाता है कि जी पहले अगवा बराए तावान होता था, अब अगवा बराए बयान होता है। और अभी जो हालिया बयान आया है वो हम सबके सामने, कल आपके इलाके से भी उनका ताल्लुक है, आपकी साहब का जमात से भी उनका ताल्लुक है, आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक सुना है वैसे भी है फरूख हबीब साहब के साथ, कि जो हुआ जिस तरीके से वो गायब होते हैं, आके एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शमूलियत का ऐलान करते हैं और मेरी खबर के मुताबिक उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर वो इतने ही अवेलेबल थे तो आपने उनको नून लीग में शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की?
जी नहीं, हमने नून लीग में कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां पे हमारे कैंडिडेट आबद शेर अली साहब हैं जो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, और चौधरी शेर अली के बेटे हैं जो मेयर भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, आबद शेर अली भी MNA रहे हैं। हाँ। तो वहां पे हमारे पास गुंजाइश ही नहीं थी, हमारे वहां पे सीट, हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है। ये तो जिस तरह ठीक है, चले उनका गायब होना और इस तरह से वापस आना, इस पर क्या इलेक्शन आपको पता है। मेरा ख्याल है खुद या छुपे हुए थे, जैसे जैसे छुपे रहने से तंग आते हैं उसे वापस सामने आ रहे हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि ये लोग काफी देर तक छुपे रहे हैं, अब तंग आ गए और अब इन्हें नजर भी आ गया है कि इमरान खान ने ऐसा जुर्म किया है कि उसे सजा हो जानी है और वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए अब ये मायूस होकर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा रियाज साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया हुआ। राजा रियाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, फरूख हबीब साहब और इस तरह के जो दीगर PTI के रहनुमा हैं उनके हवाले से उनका ये कहना है कि खुद छुपे हुए थे, जैसे जैसे छुपने से तंग आते जा रहे हैं वैसे वैसे सामने आते जा रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। बहुत से इस वक्त ऑन गोइंग लीगल मामलात हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ओपिनियंस जो हैं सामने आते हैं। इस हिस्से में प्रोग्राम की बात करने की कोशिश करेंगे कुछ उन इशूज़ के ऊपर, और बिलखुसूस कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात के हवाले से भी, एंड ऑफ कोर्स मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है उसके हवाले से भी बहुत सी लीगल पेचीदगियाँ हैं जो लोगों के जहनों में है, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून हैं, सीनियर सियासतदान हैं, हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर बहुत सारे इशूज़ जैसे मैंने कहा, लेकिन वक्त महदूद है, मैं आगाज मियां साहब की वापसी से ही करना चाहती हूं। सर 21 अक्टूबर को आपको नवाज शरीफ वापस आकर मीनारे पाकिस्तान में जलसा करते हुए नजर आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि वो अरेस्ट हो जाएंगे? देखिए, कानून को अगर सामने रखा जाए तो फिर तो उनका अरेस्ट होना बनता है, क्योंकि वो उन्होंने जिस कंडीशंस में गए थे और जिन कंडीशंस में उनको अदालत ने इजाजत दी थी उन पर तो पूरे नहीं उतरे, और उनको अरेस्ट किए, इतने साल वर्चुअली साउंडर रहे हैं, तो इसलिए उनको रियायत तो कानूनी तौर पर तो नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए मुनासिब तो यही है कि वो अरेस्ट हो और फिर बेल के लिए अप्लाई करें, जब भी कानून का रास्ता है हर एक के लिए बराबर है। तो उन्हें किस तरह से जो अगर उनको एक आम आदमी के साथ बराबर समझा जाए, जो कि आइन कहता है कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है, तो फिर तो एक आम आदमी अगर मुंह से बाहर जाता है, इजाजत लेके भी जाता है, लेकिन फिर उन कंडीशन को वायलेट करता है, सरेंडर हो जाता है, तो वो जवाबदेह है। सर एक आम आदमी की तो फिर अगर बात करनी है सर, तो फिर एक आम आदमी को तो हिरासत में होने के बाद बाहर जाने की इजाजत भी शायद नहीं मिलती। लेकिन जो बात अभी आपने कही ना सर कि बेल के लिए वो बाद में अप्लाई करें, तो क्या बेल के लिए वो अप्लाई इन एनी केस कर सकते हैं? क्योंकि एक बहस ये भी है कि वो कन्विक्टेड हैं, तो कौन सी बेल? उनकी लीगल टीम का कॉन्फिडेंस भी इस वक्त यही है कि वो समझते हैं कि वो मियां साहब को जलसागाह तक ले जाएंगे, वो शायद 4, 5, 6 दिन की बेल लेने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, ये उनकी कोशिश होगी। बहरहाल अगर अदालत उनको बेल देती है, हालांकि मुश्किल काम है, आपने सही कहा कि ये कॉन्विक्ट को बेल देनी इन सर्कमस्टांसेस में मुमकिन नहीं है। कॉन्विक्ट की सेंटेंस सस्पेंड हो सकती है, बेल नहीं हो सकती। कॉन्सेप्चुअली एक कन्विक्शन के बाद सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, बेल नहीं होती। बिल्कुल ठीक सर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला और उसके साथ इलेक्शन जो रिफॉर्म, उसके अंदर जो तरमीम, अभी जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई है हालिया, दोनों को सामने रखते हुए नवाज शरीफ डिस्क्वालिफाइड हैं, कंसिडर होंगे, या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद खत्म हो जाएगी? मेरी राय में वो जो कानून है जिसके तहत उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड जो है कम करके, लाइफ लॉन्ग से कम करके 5 साल किया गया है, वो एक आम कानून के जरिए नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट की तरमीम के साथ वो उसकी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो उनके खिलाफ फैसला दिया था 2017 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफाइड है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, वो एक आइन की शिक की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लिहाजा इसमें अगर कोई गुंजाइश पैदा होनी है तो आइन की तरमीम के साथ होनी है, आम कानून में तब्दीली से नहीं आ सकती। मेरी व्यू में
ये अप्लाई नहीं करेगी। सर, नैब तरमीम के खिलाफ जो फैसला आया उसको अब चैलेंज कर दिया गया, उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? ये वही फैसला है जिसमें बहुत सारे नाम जो कि ऑन द हुक थे वो लगा के शायद अब दे कैन गो स्कॉट फ्री, लेकिन अब फिर उनके खिलाफ आपको पता है मामला जो हैं, रेफरेंसेस जो हैं वो खुल गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं? ये चैलेंज तो कर दिया गया है। देखिए, चैलेंज तो ये उन्होंने रिव्यू पिटीशन वगैरह डाली है। सवाल ये है कि कोर्ट ने भी ये देखना है कि रिव्यू में कोई जान है कि नहीं, क्योंकि वो कानून बुनियादी तौर पे जो अमेंडमेंट्स की गई थी उसको हम अंग्रेजी में पर्सन स्पेसिफिक कहते हैं, वो की गई थी चंद लोगों को खास रियायत देने के लिए, और इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन भी किया गया है। ठीक है, तो मेरे नजदीक तो नहीं हो सकता। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनके लिए कोई लीगल रास्ता इस वक्त आपके लिए, आपकी नजर में है? आप उनको बाहर आता हुआ देखते हैं? अभी तक तो जो हालात देखने को आ रहे हैं उसमें तो उन पर इंसाफ की विक्टिमाइजेशन हो रही है और उनको किसी किस्म का रिलीफ रूबरू नजर नहीं आ रहा, जो कि बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि केस पे केस बनाए जा रहे हैं और मेरे नजदीक तो केस तो जो है ये बेबुनियाद है। असल में ये सियासी विक्टिमाइजेशन है, सियासी विक्टिमाइजेशन है। सर, लेकिन इस सूरत में आप कह रहे हैं आपको कोई फिलहाल रिलीफ इन साइट नजर नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के मामले का क्या होगा? हमने तो कहीं ना कहीं रूमर्स में आपका नाम भी चेयरमैन पीटीआई के लिए सुना। देखिए, चेयरमैन इमरान खान साहब ही है, लिहाजा उनके होते हुए कोई और चेयरमैन तो नहीं हो सकता। केयर टेकर चेयरमैन कह लीजिए। नहीं, देखिए, वो इस तरह केयर टेकर तो हमने एक एपेक्स कमेटी बनाई हुई है जो कि कलेक्टिव फैसला करके जो डे टू डे डिसीजन है वो लेती है, लेकिन उसमें मसला ये है कि वो भी बेस पर लोग जो एपेक्स कमेटी पर है वो या अंडरग्राउंड है या उनके जो है वेयर अबाउट्स का नहीं पता, वो कहीं ना कहीं से बेचारे ज्वाइन करते हैं। ये इस तरीके से तो नहीं सियासी जमातें चलती। सियासी जमातों को आज़ादी होनी चाहिए, जो उनकी लीडरशिप है वो आपस में खुल के मिल सके, कैंपेन कर सके, एक दूसरे से कंसल्टेशन कर सके। तो नो कंसल्टेशन इस वक्त तो बस ऐसे ही है कि किसी न किसी तरह से ऑनलाइन कंसल्टेशन करके तो कोई ना कोई पार्टी की रिस्पॉन्स नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है सर, जो इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी कुछ मुश्किलात आपने यहाँ गिनवा भी दी, जिन भी चैलेंजेस का सामना है। ये खबर है जो ये कहती है कि पीटीआई के कुछ रहनुमा, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब का नाम भी आ रहा है, जिसमें रऊफ हसन साहब का नाम भी आ रहा है, कि इन्होंने प्रेसिडेंट को रीच आउट किया है या करना चाह रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि विज़-अ-वी एस्टैब्लिशमेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्लस पीटीआई के मुज़ाकरात को इनिशिएट किया जाए। आई मीन, इस तरह की कोई चीज़ इज इट ऑन द कार्ड्स और इससे क्या अचीव होगा? देखिए, इसके बारे में कोई वजाहत नहीं है, लेकिन हर जो है मेंबर और हर लीडर जो है पार्टी का उसका अपना अपना व्यू होता है इस मामले में, और बज़ाहिर कोई इसमें उसमें हर्ज भी कोई नहीं है कि अगर दूसरी सियासी जमातों के साथ कंसल्टेशन हो जाए उस हवाले से तो कोई हर्ज नहीं है। सर, एस्टैब्लिशमेंट का नाम आता है तो कंसल्टेशन नहीं लगती, फिर डील लगती है। सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि कोई डील की कोशिश है। बिल्कुल सही है आपकी बात कि ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात की जाए, हम ये समझते हैं असली तौर पर एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। वो उनके साथ किस बात की नेगोशिएशन, उनका तो काम सिर्फ एक ही है कि वो मुल्क को सिक्योरिटी फराहम करे और इलेक्शन के दौरान जो है एक ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट पैदा करें, और इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। उनसे बात करने की वक्त खत्म हो गया सेगमेंट का। किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह मजीद तफसील से आपसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि दूसरी सियासी जमातों के साथ बातचीत में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जब बात आती है तो उनका जो किरदार है वहीं तक महदूद रहना चाहिए। उनसे मुज़ाकरात की क्या जरूरत है जो पेश आई है, ही इज नॉट क्लियर अबाउट दैट। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे PIA और उससे जुड़े मामला के हवाले से। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं PIA हमेशा या तो किसी न किसी कंट्रोवर्सी की जद में होता है या फिर कुछ उससे जुड़े मामलात ऐसे होते हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे लिए बाइसे तशवीश बने रहते हैं। कुछ बात करेंगे आज के माली बहरान किस हद तक सवेर है, कुछ उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। PSO के साथ जो फ्यूल की फराहमी का मामला है उसको लेकर बड़ी बात कुछ दिन होती रही, लेकिन अभी की खबर के मुताबिक कुछ मामला तय पा गए हैं। क्या तय पाया,
कुछ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। PIA के फ्लाइट ऑपरेशंस क्यों दरहम बरहम रहते हैं, ये भी एक सवाल है बहुत से लोगों के जहनों में, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है PIA से जुड़ा, उसको PIA के जो लोग हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कोई बेचैनी PIA का जो अमला है उसके अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, इस पर भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स कितने तैयारे ऑपरेशनल हैं, फंक्शनल हैं, कितने तैयारे ग्राउंडेड हैं, क्यों हैं, ये भी कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हर वक्त कोई ना कोई मुख्तलिफ बात इस इशू को लेकर सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि आज प्रोग्राम के हिस्से में कुछ इस मामले की वजाहत करवा ली जाए। तर्जुमान है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अतर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले तो क्योंकि जो एक रीसेंट मामला था वो PSO और फ्यूल की फराहमी का इशू जो पाकिस्तान एयरलाइंस के साथ था, वो हमने देखा कि काफ़ी उस पर बात रही। सर ये क्यों कुछ दिनों के बाद इशू बन जाता है और अभी क्या ये मसला रिजॉल्व हो गया है तो किस तरह से हुआ है, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ वजाहत करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच यशवीन, आपने मौका दिया हमें वजाहत का। PIA एक कौमी इदारा है, आपको पता है नेशनल एसेट है, और ये जहाँ तक फ्यूल की आपने बात की है, ये कुछ हमारी डिले पेमेंट्स हैं, उस वजह से कुछ इशू बना था। लेकिन ये फिर हमारी PSO वालों से बात हुई और मीटिंग्स हुई, तो ये इशू कल कोई शाम को सवेर हो गया था, कुछ हमारी फ्लाइट्स रुक गई थी, लेकिन आज सुबह हमारी वो तमाम फ्लाइट्स जो है वो रवाना हुई हैं। और अब हमारा जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये है कि हम डेली बेसिस पे उनको पेमेंट करेंगे और वो हमें उसके हिसाब से फ्यूल की फराहमी मुमकिन होगी। बिल्कुल ठीक है। जो ये कुछ फ्लाइट्स आप कह रहे हैं कि मुतासिर थी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई, इस्लामाबाद की तो आई थिंक 2 परवाजें थी, ये कुछ लंबी लिस्ट है। मदीना की भी शायद प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई परवाज थी जो कि डिले का शिकार थी। तो ये सारी इस वक्त तक बहाल हो गई हैं, एक तो ये बात। और ये इतना ज़्यादा इस तरह की एक केओटिक सिचुएशन आपको नहीं लगता टू ऑफन अब क्रिएट होने लग गई है PIA के साथ? ये जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमारी कुछ फ्लाइट्स जो थी, जो लाहौर से मदीना थी एक फ्लाइट, एक इस्लामाबाद से कराची की फ्लाइट थी, एक सियालकोट से फ्लाइट थी जद्दा की, ये कल शाम को हमारी फ्लाइट्स कुछ रुक गई थी। लेकिन अब ये फ्लाइट सारी जो है ये रवाना हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह PIA ने बड़ा लुक आफ्टर किया अपने पैसेंजर्स को एयरपोर्ट्स पे, और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने दी। हमारा अमला हर वक्त मौजूद रहा वहाँ पे, मुसाफिरों को आगाह करता रहा कि जी किस वजह से ये डिले मुमकिन ये जा नहीं रही हैं। इसमें एक और इशू होता है यशवीन के, अक्सर ये हो जाता है कि जब फ्लाइट रुक जाती है तो हमें ड्यूटी जो हमारे क्रू होता है, जो कॉकपिट क्रू होता है और जो कैबिन क्रू होता है, उसकी ड्यूटी के टाइम्स भी सिविल एविएशन के रूल्स के हिसाब से अगर ओवर हो जाते हैं तो फिर हमें नया क्रू अरेंज करना पड़ता है। तो कई दफा अगर फ्यूल अगर हमारे पास अवेलेबल हो गया या जहाज सर्विसेबल है और क्रू की टाइम लिमिटेशन हो गई है, तो उस वजह से फिर मजीद ताखीर हो जाती है, हमें नया क्रू अरेंज करना पड़ता है। तो बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। अच्छा फ्लाइट ऑपरेशन जैसे ये आपने एक इशू की तरफ इशारा किया कि जब वो मुतासर होते हैं तो ये भी होता है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इसका फाइनेंशियल जो है वो क्या बेरिंग है जो PIA के ऊपर आती है जब फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस अगर आप लोगों के फ्लाइट ऑपरेशन ऐसे ही इफेक्ट होते हैं तो? नेचुरली जी होता है कि अगर फर्ज करें आपको पैसेंजर्स को आपको एंटरटेन करना पड़ता है, किसी जगह पे आपको होटल्स में भिजवाना पड़ता है, हाँ। तो वो काफी सारी ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं कि वो जितना फिर उसकी रिपरकशंस ये होते हैं कि एक तो आपका वो जो एयरक्राफ्ट है जो एक फ्लाइट पे जा रहा है उसकी पूरी सीरीज जो उसने करनी है, एक तो वो डिले हो जाती है, उसकी वजह से आपको बैड इमेज मिलता है, और दूसरा ये होता है कि आपको नेचुरली फाइनेंशियल कॉस्ट, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ती है। अच्छा एक तो फ्यूल का प्रोविजन हो गया, उसके अलावा क्या ऐसे मामलात हैं जो कि फ्लाइट ऑपरेशंस को या इवन रूट्स को आपके अफेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कुछ स्टैट्स हमारे सामने आते हैं, ये अभी एक मेरे सामने एक फिगर है कि जो 34 में से सिर्फ 19 जहाज जो हैं वो परवाज के काबिल हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर भी अगर वजाहत के ये क्या फैक्टर्स हैं, ये फिगर भी करेक्ट है कि नहीं? जी पहली बात तो ये है जी कि PIA का फ्लीट जो है वो 31 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है, ठीक है, और उसमें से 20 जहाज इस वक्त उड़ रहे हैं। हमारे 5 जहाज जो हैं, 5 से 6 जहाज वो रूटीन की मेंटेनेंस पे होते हैं, कि जो रूटीन के चेक पे होते हैं। कोई जहाज रुक जाता है, कोई हैंगर से निकल जाता है, हाँ। तो 2 जहाज जो है वो आपने पिछले दिनों आपने पढ़ा भी होगा कि वो उधर हमारे जकार्ता में वो हमारे लेसोर के साथ हमारा कोई इशू था, तो हमने उसको वापस कर रहे थे, लेकिन बेसिकली वो नहीं हो सके किसी वजह से, तो वो वहाँ पे हैं। वो भी इंशाल्लाह उनका भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है, तो जिस हिसाब से होगा वो भी वापस आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकली जितना इस वक्त PIA का शेड्यूल, ऑपरेशनल शेड्यूल है, जितनी फ्लाइट्स हैं,
उसके लिए हमें 19-20 जहाजों की जरूरत है और वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हैं और वो बोल रहे हैं। वो मेरा ख्याल है पीआईए जो है वो नए जो आने वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको सही से आप लोग ब्रीफ शायद नहीं कर सके। ये 34 का फिगर फवाद हसन फवाद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, ये वहां से लिया हमने। अच्छा, वो फिर हो सकता है कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन या कुछ ऐसा एरर हो गया हो। हाँ बिल्कुल। तो भारत जी। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ कोर्स आप लोगों से पूछूं कि क्या इस वक्त मैं पूछूं कि क्या शॉर्टफॉल है या क्या डेफिसिट है जिसका पीआईए को सामना है मंथली बेसिस के ऊपर या एनुअल बेसिस के ऊपर, तो डू यू हैव अ फिगर टू कोट? नहीं, एग्जैक्टली कोट इसलिए मैं नहीं करना चाहूंगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस प्रोसेस में है, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में है, तो मेरे ख्याल में इस पे कमेंट करना कोई मुनासिब बात नहीं होगी। चले, इन द वेक ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्या पाकिस्तान जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं इनके जो मुलाजमीन हैं, सर ये खबर है, मैं सिर्फ तस्दीक करना चाह रही हूँ आपसे, कोई फालतू कोई मराहत, कोई बोनसेस, कोई तनख्वाहों में इजाफा, ये बड़ी सारी खबरें हैं जो चल रही हैं, कुछ इस तरह का मामला हुआ है सर? नहीं सर, ये मैम बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये किसी ने एक फेक लेटर इशू कर दिया और वो सोशल मीडिया पे जैसे आजकल अफवाहें फैलती हैं वो फैल गई, जिसकी हमने फौरी तौर पे तरदीद भी की और वो तरदीद भी सब ने, टीवीज ने, चैनल्स ने ऑन एयर भी की और प्रिंट मीडिया ने उसको कैरी भी किया। तो ये बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जब एयरलाइन इतने कैश फ्लो का सामना है और सब कुछ ये फाइनेंशियल क्रंच है, तो उसमें कैसे ये मुमकिन है कि ये हम कोई बोनस ले सकें या कुछ किसी की तनख्वाह बढ़ा सकें। बिल्कुल ठीक है सर। प्राइवेटाइजेशन पीआईए की ऑफ कोर्स आई एम श्योर टेक्निकलिटीज के ऊपर तो आप ना कमेंट कर सकते होंगे ना, शायद आप फुली अवेयर होंगे, लेकिन ये बात की जा रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुलाजमीन, कोई बेचैनी इस चीज को लेकर पाई जाती है, कोई रिएक्शन है? नहीं जी, एम्प्लॉइज में कोई रिएक्शन नहीं है। एम्प्लॉइज जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है बड़ा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, उनको कोई परवाह नहीं है इसलिए इन चीजों की वो नहीं करते, परेशानी नहीं होती क्योंकि वो स्किल्ड लोग हैं और उनको एयरलाइन को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। एक जो फिगर ये कहा जाता है अक्सर कि जी जूनियर एसोसिएशन जो है वो पीआईए की निजकारी नहीं होने देती है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। और इस वक्त भी जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है, पीआईए की मैनेजमेंट जो है वो फुली सपोर्टिव है और जो भी वहां से क्वेरीज आ रही हैं मैनेजमेंट जो है वो उनको फुल सपोर्ट कर रही है और इंफॉर्मेशन फराहम की। चलिए, दैट्स गुड टू नो, दैट्स गुड टू हियर, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है जिसका हमेशा खतरा रहता है। आपका बहुत शुक्रिया अतरवान साहब, प्रोग्राम के हिस्से में आप हमारे साथ मौजूद रहे। पीआईए से जुड़े कुछ मामलात हमने कोशिश की कि उनकी वजाहत जो है वो करवा ली जाए तर्जुमान पीआईए से खुद, और जो एक अच्छी बात उन्होंने आखिर में कही वो यही है कि प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है पीआईए को लेकर, पीआईए की मैनेजमेंट और पीआईए के वर्कर्स जो हैं देयर ओपन टू द आइडिया। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।